प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलते हैं, के साथ भी आता है। अगर पेपर में मैं इसकी वेटेज देखूं, ये 3 तरह से टेस्ट होता है, ठीक है जी। सेपरेट क्वेश्चन आता है इस पर, स्टैंड अलोन क्वेश्चन 8 to 15 मार्क्स अराउंड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ टेस्ट किया जाता है, ये रेक्टिफिकेशन के साथ टेस्ट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ पेपर में अराउंड 15 to 20 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर की है, ठीक है। तो हमने इसको बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और FR1 में सीखेंगे, आप FR2 में जाएंगे, ये फिर नहीं आपकी जान छोड़ेगा। आप फाइनल की काउंटिंग पढ़ लेंगे, इसने फिर नहीं आपकी जान छोड़नी। अब रियल लाइफ में चले जाएंगे तो फिर भी आपके साथ चलता रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट से पहले हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ मीन बाय मैचिंग? आपने अपने कपड़े तो बहुत मैच किए होंगे, अपनी पैंट शर्ट मैच करके पहनते हैं, अपनी शलवार कमीज मैच करके पहनते हैं, ख़वातीन तो अपना मेकअप और इवन जूते भी मैच करके पहनती हैं। तो मैचिंग क्या है बेसिकली? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मैचिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मैचिंग है क्या बेसिकली? हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पढ़ा था, ठीक है जी। इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पढ़ा था रेवेन्यू, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की हमने, तो हम पहुंचे ग्रॉस प्रॉफिट तक, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हम पहुंचे नेट प्रॉफिट तक, ठीक है जी। हम ऊपर लिखते थे फॉर द ईयर, गौर से देखिएगा जी, फॉर द ईयर। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 2018 के लिए ये मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा रेवेन्यू, पूरे साल की सेल्स। फिर मैंने लिखा जो सेल्स की हैं उनकी कॉस्ट, जो सेल की उन्हीं की कॉस्ट। तो मेरे पास इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इसी साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। जिस पीरियड का, गौर से सुनिएगा, जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे, तो दिस इज़ द मैचिंग। यानी रेवेन्यू ने अपने मुतलका पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच होना है, तो मैचिंग अगर ठीक है तो हमारा नेट प्रॉफिट ठीक है। तो आप जिस तरह अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं, इस तरह आपने अकाउंटिंग में भी रेवेन्यू और एक्सपेंस की मैचिंग करनी है कि रेलिवेंट पीरियड, यानी 2018 इज़ द रेलिवेंट पीरियड, इसी पीरियड के रेवेन्यू में से इसी पीरियड के एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो दिस इज़ द मैचिंग। तो ये है सादा सा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इसी कॉन्सेप्ट पे है। इस मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से कुछ एक्सपेंस ऐसा है जिसने जाकर रेवेन्यू से मैच होना है। ये गौर से समझिएगा, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस माइनस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, ठीक है। हम मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं क्यों? हम प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटिंग की बेसिस ये है, इसके बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ये अकाउंटिंग करने का असूल है कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इसी पीरियड के हैं और उसी पीरियड में उसको आपस में मैच करके नेट प्रॉफिट निकाल देना, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में से भी कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो इस साल से रिलेट करता है, हमने उसको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे मैच करना है। तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में से वो कौन सा एक्सपेंस है जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के तहत ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आना चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल में आना चाहिए, ये हमने डिटेल में सीखना है, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखिए जी, इस मैचिंग को जहन में रखें। हमने एक्सपेंडिचर्स पढ़े हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज द खर्चा, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द खर्चा। कारोबार जो खर्चा करता है बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज एक्सपेंडिचर। 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नंबर 1 रेवेन्यू एंड नंबर 2
कैपिटल। यानी एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरीज हैं, एक एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू नेचर का, एक एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस सारे कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे होते हैं, और कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर वो हमारे पास फिक्स एसेट बन के प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में चले जाते हैं। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस क्या हैं? दीज आर दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे होते हैं, दीज आर दी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। अब इसको समझते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या है और इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद ये भी सीखें। व्हाट आर द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है? अखराजात हैं, यानी कारोबार जो स्पेंडिंग करता है, दैट आर एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरीज है। नंबर वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर हो, यानी ड्यूरिंग द ईयर उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया, तो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट ऐसा है जो कि मोर देन 1 ईयर तक रहेगा, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर हैविंग बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। अरे बाबा, हम इस डिबेट में क्यों पढ़े हैं? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाना है। ठीक है जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने एक कार ख़रीदी, कारोबार के लिए एक कार ख़रीदी। कार के बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं मोर देन 1 ईयर, माइट बी मोर देन 5 ईयर्स, माइट बी मोर देन 10 ईयर्स। तो जो मोर देन 10 ईयर्स बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं, उसकी वजह से कार को ख़रीदने का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसने जाना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। ख़रीद ली भी कार, अब चलाएंगे कैसे? पेट्रोल से। तो जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों भाई? क्योंकि जितना अरसा उसको चलाएंगे उतने अरसे के लिए पेट्रोल चाहिए। तो क्या पेट्रोल आप सालों के लिए इकट्ठा डलवा लेते हैं? क्या पेट्रोल ने आपको साल बेनिफिट देना? नहीं, वो तो जितना इस्तेमाल करेंगे लेस देन 1 ईयर में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है जी। फिर पेट्रोल के साथ इसकी रिपेयर्स के चार्जेस हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस क्या है? इसके भी बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होते हैं। जो आप ट्यूनिंग कराते हैं, कभी सुना साल के बाद ट्यूनिंग दोबारा करवाएं जी? ठीक है। तो ये जो रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है, इसके अलावा उसको रनिंग के लिए और भी एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये जो रन करने के एक्सपेंसेस हैं, उसको ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस है कार को, वो सारे कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दीज आर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर बिकॉज द बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्सपेंडिचर्स आर फॉर लेस देन 1 ईयर एंड कार इज़ द एक्सपेंडिचर हैविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है। अगर कार का इंजन चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, अगर आपने इंजन को चेंज किया कार के, हाँ, ये जो कार के इंजन को रिप्लेस किया है, इस इंजन की वजह से ये जो इंजन पे एक्सपेंडिचर है, दिस इज़ माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि वो जो कार का इंजन है उसने आपको मोर देन 1 ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने हैं। इसके बेनिफिट्स एक ही साल में एक्सपायर नहीं होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे अखराजात जो कि ख़रीदने के टाइम पे हो या बाद में उसको ओवरहॉल करने के बारे में हो, उसमें कुछ एडिशन करने के बारे में हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन है, इसकी एक और एग्जांपल समझे। हमने बिल्डिंग ख़रीदी, बिल्डिंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग ख़रीदने के बाद बिल्डिंग थी उसकी 2 मंजिलें थी, टू स्टोरी बिल्डिंग थी। अब हमने इसके ऊपर एक 3rd स्टोरी भी बिल्ड करनी है, हमारी ज़रूरत बढ़ गया कारोबार की। एक तीसरी जो मंजिल ऊपर बनाई गई, 3rd जो फ्लोर बनाया गया, अब वो जो 3rd फ्लोर बनाने के एक्सपेंडिचर है, दोज आर अगेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज द बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द 3rd फ्लोर आर एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी। तो हमने समझा एक्सपेंडिचर्स 2 तरह के होते हैं,
एक होते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। ये जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं इन्होंने चले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, ये जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हैं इन्होंने जाना है बैलेंस शीट में। ये हैं नॉन करंट एसेट्स। अगर एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो एक्सपेंस में आना चाहिए। यस, ये भी एक्सपेंस में आएगा। ये आ जाएगा जिस साल ख़र्चा किया गया, ये फॉर द ईयर, जिस साल में ख़र्चा किया उसी साल एक्सपेंस में चले जाएंगे। और ये आएंगे ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स जितने साल के बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं इन फिक्स एसेट से, इन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट से, ये भी सारे अखराजात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, लेकिन ओवर द ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये ओवर द ईयर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है जी। सर ये नहीं समझ आया। ये तो समझ आ गया, क्योंकि इस साल में हम ड्यूरिंग द ईयर उसको गाड़ी को चला रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर फ़ायदा तो आपने एक्सपेंस आउट कर दिया। तो रिपेयर्स की भी समझ आ गई, रनिंग के भी समझ आ गई, मेंटेनेंस की भी समझ आ गई। लेकिन ये जो कार ख़रीदी, ये तो हमें 10 साल तक बेनिफिट्स होंगे। तो आप इसको 2018 में अगर ख़रीद रहे हैं तो इसको 2018 में कैसे लिखेंगे? मैं ये नहीं कह रहा जी सारे का सारा 2018 में लिखें। जितना बेनिफिट इस कार से हमने 2018 में उठाया, जितनी गाड़ी इस्तेमाल कर ली 2018 में, उतना तो एक्सपेंस कर सकते हैं ना। फिर जितना 2019 में कार को इस्तेमाल करेंगे, उतना उसका जो पोर्शन है कॉस्ट का, वो तो एक्सपेंस आउट कर सकते हैं ना। फिर 2020 में जाएंगे तो जितनी गाड़ी हमने 2020 में इस्तेमाल की, तो कॉस्ट का उतना हिस्सा जो इस्तेमाल हो चुका, वो तो एक्सपेंस में चला जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनको ओवर द ईयर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इनके बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए। तो हम इस कार को एक्सपेंस में लेके जाएंगे 10 सालों में। जितनी गाड़ी का बेनिफिट पहले साल में एक्सपायर हो गया, उसको डेप्रिसिएशन की शक्ल में कहाँ पे लिख देंगे? एक्सपेंसेस में। इसी तरह ये सारे का सारा 10 साल में जाके एक्सपेंस में जाएगा। ये जिस साल में एक्सपेंसेस होंगे उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपने किया तो आप इसको लिखोगे बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट, और इसमें से जितने बेनिफिट्स एक्सपायर होते जाएंगे उतने बेनिफिट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्लांट ख़रीदा है। प्लांट इज़ आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कई सालों तक उससे प्रोडक्शन करनी है। होंडा वालों ने होंडा सिविक के लिए एक प्लांट ख़रीदा, तो वो कम से कम 5 साल तो होंडा सिविक को उससे प्रोडक्शन करेंगे ना। तो जो प्लांट की कॉस्ट है उसने एक्सपेंस में आना है, लेकिन 5 सालों में। चलें आप होंडा को छोड़ें, आप आ जाएं सुजुकी पे। सुजुकी वालों ने जो प्लांट ख़रीदा है, उन्होंने कम से कम 15-20 साल उस प्लांट से गाड़ियाँ बनाते रहना। तो जो 15-20 साल से 20 साल तक वो मेहरान बनाते रहेंगे, बल्कि 30 साल तक मेहरान बनाते रहेंगे, तो वो जो प्लांट की कॉस्ट है उसको 30 सालों में उन्होंने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। ये एक्सपेंस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, अब गौर से समझिएगा। होंडा सिविक की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए होंडा सिविक ने अपना मॉडल लॉन्च किया, प्लांट पे एक्सपेंस आया, ठीक है, और उन्होंने उसको बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के तौर पे लिख दिया। अब प्लांट को रन करने के लिए फ्यूल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, रिपेयर्स लग रहे हैं, मेंटेनेंस लग रही है, वो जो सारे अखराजात है जिस साल लग रहे हैं रेवेन्यू में जाते जा रहे हैं। अब प्लांट 5 साल बेनिफिट देगा। बेनिफिट कैसे देगा जी 5 साल तक? देखिए 5 साल तक चलता रहेगा तो गाड़ियाँ बनाता रहेगा, गाड़ियाँ बनेंगी तो बिकती रहेंगी, जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो रेवेन्यू में आता जा रहा है। तो जो प्लांट का हिस्सा इस्तेमाल हो चुका, जितनी लाइफ उसकी कम हो चुकी, जितनी उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी, तो वो जब जिस साल में, फॉर एग्जांपल 2018 की बात कर रहा हूँ,
2018 में जितनी गाड़ियाँ बनी वो सेल हो गए रेवेन्यू में, तो जितनी वैल्यू प्लांट की 2018 में कम हुई वो भी तो रेवेन्यू से मैच होना चाहिए ना, तभी तो मैचिंग होगी, इस साल का रेवेन्यू उसी साल के एक्सपेंसेस से मैच होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? इट्स द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द लाइफ ड्यू टू यूज ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द पोर्शन of the capital expenditure, portion of the fixed asset, portion of the property plant and equipment जिसने एसेट में से माइनस होना है और एक्सपेंसेस में चले जाना है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ प्लांट है, प्लांट ख़रीदा मैंने 500 मिलियन का, ठीक है, और इसकी 5 साल यूज़फुल लाइफ है। ये मैंने ख़रीदा 2018, ठीक है, साल के शुरू में मैंने ख़रीद लिया, साल ख़त्म हो गया तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 100। मैं कहता हूँ वो 100, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू रहेगी 400। अब 2019 में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? है 400। ये जो 100 इसकी वैल्यू कम हुई है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो 100 कम हुआ है 2018 में इस्तेमाल होने की वजह से, इसको हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देना है या कॉस्ट ऑफ सेल में लिख देना है। तो इसी तरह 2019 की अगर बात करें तो इसमें दोबारा इसकी वैल्यू में कमी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 की कमी आ रही है, रिमेनिंग इज़ 300। ये जो 100 की कमी आई है ये गेन हमने एक्सपेंसेस में लिख देना है। सर यहाँ से मैचिंग कैसे हो रही है? देखिए 2018 में इस प्लांट से गाड़ियाँ बनी, बिक गई, तो उसकी वैल्यू रेवेन्यू में आ गई। तो जितनी वैल्यू प्लांट की कम हुई, 100 की कम हुई, तो वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड, इसी साल से रिलेटेड रेवेन्यू इसी साल से रिलेटेड एक्सपेंस से मैच हो जाएगा, तो इस साल का प्रॉफिट आएगा। 2019 में जो गाड़ियाँ बिकेंगी वो रेवेन्यू में, और 2019 में जो प्लांट की वैल्यू कम होगी वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो ये मैचिंग होती रहेगी। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को भी एक्सपेंसेस में लिखना है, लेकिन ओवर द ईयर्स, जितने साल वो इस्तेमाल होगा उतने सालों में वो सारी की सारी वैल्यू लम्हा ब लम्हा, पीरियड टू पीरियड, हिस्सों में, छोटे छोटे पोर्शंस में एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसको समराइज़ करते हैं। एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स, एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स। जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हैं उनका बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर हो जाता है, पेट्रोल, रिपेयर, रनिंग। तो जो बेनिफिट एक्सपायर हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो मोर देन 1 ईयर तक एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट में। एसेट की डेफिनेशन मीट कर जाते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। अब जितने बेनिफिट्स एक्सपायर होते जाएंगे वो एक्सपेंस में जाते जाएंगे। यानी ये पहले साल में 100 मिलियन का बेनिफिट एक्सपायर हो गया तो एक्सपेंस, दूसरे साल 100 मिलियन का बेनिफिट एक्सपायर हुआ तो एक्सपेंस। तो जितने बेनिफिट इसमें से एक्सपायर हो जाएंगे, अब वो एक्सपायर हो गए, फ्यूचर नहीं रहे, वो एसेट नहीं रहा, उतना पोर्शन वहाँ से निकाला और एक्सपेंसेस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 टास्क हैं। एक हमें सवाल आ सकता है, कुछ ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी और पूछा ये जाएगा कि ये बताएं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिर्फ आपने ये बताना रेवेन्यू है या कैपिटल है। वजह पूछे तो ये रीजंस हैं। रेवेन्यू क्यों है? बेनिफिट एक्सपायरिंग ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल क्यों है? बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, और हमने इस चैप्टर में जो मेजर पोर्शन पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ये जो हिस्सा वैल्यू में जो कमी है ये कैसे कैलकुलेट होती है। जितना बेनिफिट एक्सपायर हो गया, बाकी बैलेंस शीट में क्या रह जाएगा? 400 पहले साल के एंड के, दूसरे साल के एंड पे रह जाएगा 300। जब प्लांट ख़रीदा वो था 500 मिलियन का, 2019 के एंड पे रह गया 300 मिलियन का। 200 मिलियन कहाँ गया? 200 मिलियन के बेनिफिट हम बिज़नेस में इस्तेमाल कर चुके। तो जो बेनिफिट इस्तेमाल हो चुके उसको 2 सालों में एक्सपेंस में लिख देना है। ठीक है जी। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिस साल का रेवेन्यू है उस साल के एक्सपेंसेस से उसको मैच करें।
करेंगे तो आपके पास उसी साल का नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसी मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने पूरे इस चैप्टर को स्टडी करना है, ठीक है। एक मैचिंग प्रिंसिपल है जो हमारे जहन में रहना चाहिए, एक रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स हैं। हम यहाँ पे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स को पढ़ेंगे, उनको हम फिक्स एसेट्स में यानी नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे और जो पोर्शन उनका एक्सपायर हो जाएगा हम उसको शिफ्ट कर देंगे एक्सपेंसेस में। ये है जिस पूरे चैप्टर की थीम, और ये सीखने के लिए हमें कम से कम 15 लेक्चर लगेंगे और 15 से 20 नंबर क्या हैं पेपर में इस टॉपिक के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह समझिएगा। जो मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासरूम में नोट्स रखे हैं वो पढ़िएगा, जो आपके लिए टेस्टिंग एक्टिविटी रखी है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। इसका नाम क्या है स्टैंडर्ड का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको कहते हैं PPE कहा जाता है जिसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? दीज आर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। टेंजिबल का मतलब जिनको छुआ जा सके, ये मार्कर को छुआ जा सकता है। इनटेंजिबल का मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडो को कोई छू नहीं सकता। आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है उसको नहीं छुआ जा सकता, हाँ आपके मोबाइल को छुआ जा सकता है। टेंजिबल का ये मतलब है। अब टेंजिबल फिक्स एसेट्स कौन से है? बिल्डिंग, उसको छुआ जा सकता है। प्लांट, उसको छुआ जा सकता है। गाड़ी, उसको छुआ जा सकता है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? कौन से टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं? IAS 16 कहता है ऐसे एसेट जो आपने हेल्ड किए हैं फॉर प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फॉर रेंटल एंड एडमिन पर्पस के लिए। ऐसे टेंजिबल फिक्स एसेट जो कारोबार ने प्रोडक्शन के लिए लिए हैं, जिससे प्रोडक्शन करते, जैसे मशीन्स हैं जिनसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उसके लिए ख़रीदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में डेस्क, क्लासरूम में चेयर्स, एयर कंडीशंस, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होगा तो क्लास नहीं हो सकती, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज नहीं की जा सकती। फॉर रेंटल, ख़रीदे हैं आगे रेंट पे देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियाँ रेंट पे मिलती हैं, बाइक्स मिल जाती हैं, मशीन्स मिल जाती हैं, क्रेन्स मिल जाती हैं, बुलडोज़र मिल जाते हैं, ट्रक्स मिल जाते हैं। तो ऐसे एसेट जो रेंट पे देने के लिए ख़रीदे गए हैं। एंड एडमिन पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, आपकी किसी भी कंपनी का जो हेड ऑफिस है, बेसिकली जो ऑफिस है दैट इज़ एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो फिक्स एसेट्स ख़रीदे गए हैं वो भी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मसलन बिल्डिंग है, मसलन एयर कंडीशन है, मसलन फर्नीचर है, तो ये सारे एडमिन पर्पस के लिए हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगी। व्हाट आर द फिक्स एसेट्स? दीज आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, रेंट पे देने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप उसके ज़रिए अपना कारोबार एडमिन कर सकें, ठीक है जी। एक तो ये इसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? हैविंग बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन पीरियड, एक से ज़्यादा साल के लिए या एक से ज़्यादा काउंटिंग पीरियड के लिए उससे बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसे टेंजिबल एसेट्स को क्या कहा जाएगा? दीज आर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तो थी बुकिश डेफिनेशन। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे।
प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है ऑनरशिप। तो ऐसे एसेट्स जिनकी ओनरशिप होती है, कौन से है जी ऐसे एसेट्स जिनकी ओनरशिप होती है? प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ऐसे एसेट्स जिनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। किन की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है जी? हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, बिल्डिंग्स जब भी ख़रीदी बेची जाएंगी उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ओके, कार्स जब भी ख़रीदी बेची जाएगी उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ठीक है जी। बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, जिसके साथ उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। लैंड जब भी बेची जाएगी उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, वो आपको अपने नाम पे करवाने पड़ेंगे। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। प्लांट क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ प्लांट? प्लांट आर दी मशीनरी जो कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाए। मशीनरी, देखिए मशीनरी की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम इसकी रजिस्ट्रेशन अपने पास रखनी हो, इसकी चेसी नंबर हो, इसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हो, ऐसा नहीं है। इसका कोई प्लॉट नंबर फिक्स हो, ऐसा नहीं है। आपने मशीन, प्लांट या मशीन के लिए पैसे पे किए, वो आपने ख़रीद ली, उसकी इनवॉइस ही काफ़ी है, इसकी अलग से कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिसने ख़रीद ली ये उसी के पास रहेगी, इनवॉइस होना काफ़ी है। तो प्रॉपर्टी होगी, प्लांट होगी, प्लांट में हर तरह की मशीन आ जाएगी जो प्रोडक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है जी? अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लांट नहीं है, तो वो क्या है? इक्विपमेंट। इसमें आमतौर पे कंप्यूटर्स, फर्नीचर, टूल्स, इस तरह की अशिया जो कि ना प्रॉपर्टी है ना प्लांट है, वो कहाँ पे क्लासिफाई होते हैं? वो इक्विपमेंट में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो हमने ये तीनों लफ्ज़ सीखे बेसिकली। प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे फिक्स एसेट्स जिनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। प्लांट क्या है? ऐसे फिक्स एसेट्स जो कि प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल हों। इक्विपमेंट क्या है? इन दोनों के अलावा जो बाकी फिक्स एसेट्स बढ़ जाते हैं वो क्या है? इक्विपमेंट। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर दी एसेट्स हैविंग मोर देन 1 ईयर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है जी, ये कहना बुरा नहीं होगा। तो इसको हिस्टोरिकली फिक्स एसेट्स कहा जाता है। हम भी आगे इसको फिक्स एसेट के नाम से मुखातिब होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इनके लिए वर्ड यूज़ करता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दीज आर नॉन करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में हम इसको नॉन करंट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है जी। अब हमने ये देख लिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हाई दे आर फिक्स एसेट्स एंड व्हाई accounting standards is particularly designed for these sort of assets. So these all assets are expected to have more than 1 year of economic benefits. ये assets एक से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल होंगे और बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, माशी तौर पे पैसे की सूरत में फ़ायदा पहुंचाते। जी, हमने देख लिया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। अब इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कब करना है? ठीक है जी, इसको कहते हैं रिकग्निशन। इसको कब आपने रिकग्नाइज करना है, यानी एसेट आपका कब समझा जाएगा, इसकी पहचान कब से शुरू होगी? दिस इज़ द रिकग्निशन, कि इसको रिकग्नाइज किया जाए कि दिस इज़ आर एसेट। कब इसको रिकग्नाइज करेगा, यानी बिजनेस का ये एसेट कब समझा जाएगा? दिस इज़ रिकग्निशन। तो इसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स will flow the entity. Cost can be measured reliably.
ठीक है जी। कब फिक्स एसेट्स को बिजनेस रिकॉग्नाइज करेगा कि दीज आर एसेट्स? रिकॉग्निशन का मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब इसको रिकॉर्ड करेगा? जब रिकॉर्ड करेगा तो ये बिज़नेस का एसेट होगा, उससे पहले ये बिज़नेस का एसेट नहीं है। जब एक्सपेक्टेड हो, जब पता चले, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे जो कि फ्लो दी एंटिटी, जो बिज़नेस को फ्लो करने में मदद करेंगे, बिज़नेस को चलने में मदद करेंगे, ठीक है। तो हमने उस वक्त एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है। ठहर जाए, अभी नहीं। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, जब उसकी कॉस्ट भी मेजर की जा सके कि ये हमें इतने में कॉस्ट कर रहा है, जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हमने एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेना है। अच्छा, तो ये 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ सकती है कि इनिशियल रिकॉग्निशन बताएं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की प्री कंडीशंस क्या हैं। 2 पॉइंट्स तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नंबर 1, तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब कारोबार को एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे हमारी एंटिटी को फ़ायदा होगा और वो फ्लो करेगी। नंबर 1। नंबर 2, उन फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सके कि ये इतने में हमें कॉस्ट कर रहा है। इंशाल्लाह हम इसकी कॉस्ट पे पूरे क्वेश्चंस करेंगे, हमें ये समझनी है कॉस्ट अच्छी तरह से। तो इनिशियल रिकॉग्निशन ये है जी, ठीक है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जर्नल एंट्री कर दें, रिकॉर्ड करें अपने एसेट्स को। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट ख़रीदा या मैंने बिल्डिंग ख़रीदी है, बिल्डिंग ख़रीद ली गई, एसेट्स में इजाफा, इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ख़रीदी किससे? कैश पे किया, बैंक से पैसे पे किए या अदर एसेट एक्सचेंज किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन, अब इसको समझते हैं रिकॉग्निशन कब करनी है। कहता है पहले तो 1 मिलियन यानी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके कि मुझे ये बिल्डिंग कितने में कॉस्ट कर रही है। कैसे पता चलेगा? मैंने उस बिल्डिंग के लिए कमीशन पे की, मैंने उस बिल्डिंग के लिए जिसकी बिल्डिंग थी उसको पैसे पे किए, मैंने इसके लिए गवर्नमेंट के टैक्सेस पे किए, इसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाया। अब ये बिल्डिंग मुझे कितने में कॉस्ट कर रही है, सारा कुछ ऐड करके, दैट इज़ 1 मिलियन। कुछ पैसे मैंने कैश में पे किए या मैंने बैंक से पे किए या कुछ अदर एसेट्स दिए, अपनी पुरानी बिल्डिंग दे के नई बिल्डिंग ख़रीदी और रिमेनिंग मैंने कैश में पे कर दिया। तो ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये बिल्डिंग अब हमें ख़रीद ली, बिल्डिंग हमारे नाम पे ट्रांसफ़र होगी। जिस वक्त वो बिल्डिंग हमारे इस्तेमाल के काबिल होगी, जिसमें हम कारोबार कर सकेंगे, तब हमने इसको रिकग्नाइज़ करना है। कहता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो दी एंटिटी। जब एक्सपेक्टेड हों और पता चल जाए कि अब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, इस्तेमाल के काबिल है, तो तब इसको रिकग्नाइज़ करना है। तो एक रेडीली अवेलेबल, आसान लफ्ज़ों में, जब बिल्डिंग रेडीली अवेलेबल या कोई भी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट एसेट रेडीली अवेलेबल हो जाए कि इसको कारोबार इस्तेमाल कर सकता है और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, तो आपने इसको रिकग्नाइज़ कर देना है। दिस इज़ द एसेट ऑफ द बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम IAS 16 पढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू की। व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है जी। व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, हमने ये सीखा है। द एक्सपेंडिचर्स हैविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर हो जाए, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1-2 चीज़ें देख लीजिएगा। एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट, ये क्या होती है? देखिए जी, जब एसेट को ख़रीदा गया, ख़रीदने से लेकर इस्तेमाल करने की हालत में पहुंचाने तक जितने भी अखराजात आएंगे उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैंने बाहर से चाइना से प्लांट इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मुझे एक लीगल एडवाइज़र हायर करना पड़ा। तो मैंने जो लीगल एडवाइज़र हायर किया उसको लीगल कंसल्टेंसी फ़ीस दी।
किस लिए फ़ी दी कि वो मुझे गाइड करे जी इंपोर्ट कैसे करते हैं, किसी एजेंट को हायर किया, उसको ये फ़ी पे की, ठीक है जी। फिर मैंने चाइना में जो कंपनी है उसको इस प्लांट की प्राइस पे की, प्राइस पेड, वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट्स ले लेता हूँ 100, दिस इज़ 1000, ठीक है, ख़रीद लिया। अब मुझे चाइना से पाकिस्तान लेके आना है। अगर मैं बाय रोड लेके आता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, अगर मैं बाय सी लेके आता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन बाय सी, अगर मैं बाय एयर लेके आता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर। उसको ख़रीदने के बाद अपने प्रेमिसेस तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ दिस इज़ 200, ये जो रास्ते के सफ़र के पैसे हैं ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। कब तक हम उसकी कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे अखराजात, जब तक वो प्लांट इस्तेमाल होने के काबिल ना हो जाए, यानी वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए। अभी देखिए वो ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म कर चुका है। इसके बाद जब हम अपने पोर्ट पे पहुँचे, बॉर्डर पे पहुँचे या सी पोर्ट पे पहुँचे या एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो हमें उस प्लांट के अगेंस्ट कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ प्लस टैक्सेस कर लें, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 300 के इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस पे किए हैं। ये याद रखिएगा, ये है नॉन रिफंडेबल, ऐसे टैक्सेस और ऐसी ड्यूटीज़ जो हमें वापस नहीं मिलने, वो हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़े, क्योंकि हमने एसेट ख़रीदा। अभी भी एसेट इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। अब हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके अपनी बिल्डिंग तक लेके आए हैं, मैंने उसको भी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल कर दिया, ठीक है। अभी भी एसेट इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। अब उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन। अब वो जो इंस्टॉलेशन है उसमें क्या आ सकता है, लेबर कॉस्ट आ सकती है कि कुछ मज़दूर लगे हैं, कुछ इंजीनियर्स लगे हैं, उनकी कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कंसल्टेंसी आ सकती है एंड मैनी अदर थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड करके कह देता हूँ दिस इज़ 500 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये प्लांट मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की कॉस्ट आएगी, इसको कहते हैं टेस्टिंग, कि चेक करूं कि ठीक भी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50, यहाँ पे याद रखिएगा टेस्टिंग, अगर कोई ऐसी चीज़ बनी है जो बिक सकती है तो उसको बिकने से जो पैसे वापस आ गए हैं वो इस कॉस्ट में से माइनस कर दें। 50 की हमने टेस्टिंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 रुपीज़ में स्क्रैप में बिक गई है, तो हमारा जो ख़र्चा है वो 50 नहीं है, 40 है, ठीक है जी। तो ये मैंने एसेट की कॉस्ट को ऐड किया। अब मेरा एसेट इस्तेमाल होने के काबिल है, तो दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ एसेट। टोटल कर लें जी, 16 और 21 50, ठीक है जी। दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ एसेट। एक और देखिएगा, आमतौर पे एग्जाम क्वेश्चन में आता है, अगर आपने गाड़ी इंपोर्ट की है, गाड़ी तो रेडीमेड कंडीशन में है, इंपोर्ट नहीं की, चलें लोकल ख़रीद ली है, लोकल ख़रीद के आप अपने गराज में ले आए हैं, अभी भी वो इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है जब तक उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगेगी, ठीक है। जब वो नंबर प्लेट लगेगी तो वो इस्तेमाल होने के काबिल होगी। तो जब वो इस्तेमाल होने के काबिल है तब तक के सारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो। आपने एक एसी ख़रीदा मार्केट से, उसको घर ले आए हैं, एसी ख़रीदा, एसी ख़रीदने पे ख़र्चा आया, जाने पे ख़र्चा, वापस आने पे ख़र्चा, लोडिंग अनलोडिंग। अब एसी आपके प्रेमिसेस में आ गया, क्या उसकी कॉस्ट कंप्लीट होगी? नहीं, अभी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जब रिमोट से क्लिक करके उसको इस्तेमाल करने के काबिल कर देंगे, तब तक के सारे ख़र्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। हाँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको इंस्टॉल कराने के बाद चलाएं या ना चलाएं, ठीक है। तो लेकिन जब वर्किंग कंडीशन में आ जाए तब तक के अखराजात उसकी कॉस्ट में ऐड होते रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट, एक दफ़ा एसेट ख़रीद लिया। अब अगर एसेट को आपने मॉडिफाई करना है, बिल्डिंग ख़रीदी है, उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, तो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगेन दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने प्लांट ख़रीदा है,
प्लांट में एक बिग साइज़ की कोई मोटर है वो चेंज करनी है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको भी उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने एक गाड़ी खरीदी, उसका इंजन चेंज करना है, उसकी पूरी बॉडी चेंज कर रहे हैं, तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अब इसका एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं और पूछा क्या, बताएं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जी क्वेश्चन आया ऑटम 2002 में, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द अबव एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है ये रिक्वायरमेंट है, आप क्लासीफाई कर दें क्या ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है, यानी है एक्सपेंडिचर। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखिएगा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय निपॉन लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th जून 2002। अब आपने इसको क्लासीफाई करना, तो क्लासीफाई कर लेते हैं जी। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, इनको आपस में क्लासीफाई करना है। पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर। लैंड सर्वर मतलब एक कंप्यूटर ख़रीदने के लिए कर्ज़ा लिया गया, जो कर्ज़ा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया। तो बताएं क्या ये इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखें, इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो तो ख़रीदने के लिए कर्ज़ा लिया, ख़रीदा, जो ख़रीदने पे कॉस्ट आई वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने लैंड सर्वर चलाते जा रहे हैं और जो कर्ज़ा लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, तो हमने तो पढ़ा है कि जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक के अखराजात क्या होंगे, उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। तो ये जो ख़र्चा है इंटरेस्ट का, दिस इज़ नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो कब से इस्तेमाल होना शुरू हो गया हुआ और जब तक कर्जा नहीं देंगे इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज़ नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली ट्रांजैक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है जी, आई, तो मैंने क्लासीफाई कर दिया, ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज़ विद द सर्वर। अब आपने सर्वर को इस्तेमाल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा, आमतौर पे विंडोज़ के सर्वर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्वर आपने ख़रीदा ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। सर्वर बेसिकली कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए है। अब वो जो सॉफ्टवेयर ख़रीदा कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है इनटेंजिबल एसेट, लेकिन इस एक्सपेंडिचर के बेनिफिट कितने हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज़ माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर हो रेवेन्यू में आ जाएगा, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर हो तो कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर यूज़ इन निपॉन लिमिटेड बिजनेस। अब वो जो सॉफ्टवेयर ख़रीदा उसको कस्टमाइज़ कराया, उसमें कुछ चेंजेस करवाई, किसने की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पैसों में की, हज़ारों में की, लाखों में की, माइट भी लाखों में की होंगी। अब वो जो चेंजेस होगी उसके बेनिफिट कितना अर्सा तक रहेंगे, फॉर मैनी ईयर्स, जब तक वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहेगा तो वो रहेंगे। थोड़ा समझ लें व्हाट इज़ निपॉन। निपॉन इज़ अ पेंट कंपनी और आमतौर पर उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, ये जो पेंट वाली शॉप्स हैं इसके ऊपर कुछ मशीन्स पड़ी होती हैं, वो मशीन, एक मशीन है उसके ऊपर मैनी कलर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बैक एंड पे वो जो सर्वर है बेसिकली, वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है जो कलर कॉम्बिनेशंस बनाता है, ये शायद उसकी बात कर रहे हैं। एनी हाउ, वो जो उसमें सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट्स की गई उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अरसे तक रहेंगे, तो इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है जी कॉस्ट ऑफ पेपर यूज बाय द कंप्यूटर प्रिंटर। अब निपॉन लिमिटेड में एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर प्रिंटर है, प्रिंटर के पेजेस यूज़ होते जा रहे हैं। अब उन पेजेस के बेनिफिट हमें 10 साल तक रहेंगे। और नहीं भाई, क्यों 10 साल तक रहेंगे, प्रिंटर के पेजेस के बेनिफिट ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपायर। अगर ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपायर हो जाएंगे तो दिस इज़ माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रिंटर का अगर ख़रीदा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंटर के पेजेस ख़रीदे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी वेजेस ऑफ सर्वर ऑपरेटर। अब सर्वर ख़रीदा, इंस्टॉल कर दिया, अब उसको चलाने के लिए एक एक्सपर्ट रखा, आपने जो सर्वर को ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों भाई, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? सही कह रहे हैं, नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
देखिए सर्वर को ऑपरेट करने के लिए, सर्वर वर्किंग कंडीशन में आ गया, अब उसको एक बंदा चला रहा है, उसको सैलरी पे कर रहा है, वो चलता जा रहा है, कई सालों तक चलता जा रहा है सैलरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ख़रीद के वर्किंग कंडीशन में लाने तक का ख़र्चा है। ये तो जितने महीने इस्तेमाल करेगा, उतने जितने महीने वो सर्वर को इस्तेमाल करेगा, सर्वर को चलाएगा, ऑपरेट करेगा, उतने महीने उसको सैलरी मिलती रहेगी। तो दिस इज़ माई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ख़रीदने का ख़र्चा नहीं है, उस मशीन को ऑपरेट करने का की कॉस्ट है। तो दिस इज़ माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक महीने की सैलरी उसको पे कर रहे हैं, तो एक महीना लेस देन वन ईयर, जितना अरसा उसने इस्तेमाल किया उसके लिए उसको सैलरी पे की, और वो बेनिफिट एक्सपायर हो गया, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रिंटर। कहता है कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रिंटर। कार्ट्रिज क्या है? कार्ट्रिज होती है जी कंप्यूटर की प्रिंटर की इंक को कहते हैं कार्ट्रिज। अब कार्ट्रिज एक दफ़ा इंक डलवाते 10 साल चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। कार्ट्रिज क्या है? जितनी कॉपीज़ करेंगे उसके ऊपर जो इंक आ रही होती है, यानी ब्लैंक पेज के ऊपर जो इंक आ रही है उसको कहते हैं कार्ट्रिज। तो उसके बेनिफिट्स क्या है? लेस देन वन ईयर है, वो जितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्रिंट लेंगे वो इंक ख़त्म होती रहेगी, प्रिंट लेते रहेंगे इंक ख़त्म होती रहेगी। दिस इज़ माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बेनिफिट फॉर लेस देन वन ईयर हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर, दिस इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 6। नेक्स्ट देखिएगा जी, कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम टू द सर्वर। अब देखिए जो कंप्यूटर सर्वर लिया उसमें एक रैम अटैच की, रैम क्या करती है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है। अब वो कितना अर्सा इंक्रीज़ करेगी? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक वो सर्वर इस्तेमाल होता रहेगा, वो रैम ठीक रहेगी, तो वो उसकी एफिशिएंसी का बेनिफिट हमें देती रहेगी। ठीक है, तो ये रैम क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह बिल्डिंग में एक नया कमरा बना दिया गया, कार में एक नया इंजन लगवा दिया गया, प्लांट की एक्सटेंशन कर देगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? बेसिकली कंप्यूटर को एक्सटेंड किया है। दिस इज़ माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके बेनिफिट फॉर मोर देन वन ईयर होंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7 है जी। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सीडीज़ यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब कंप्यूटर सर्वर पे जो सीडीज़ इस्तेमाल किए गए ड्यूरिंग द ईयर, उसका बेनिफिट भी जब तक इस्तेमाल कर रहे हो तब तक रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ सीडीज़, ये भी मेरे पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तो सीडीज़ का ज़माना नहीं है, अब तो यूएसबीज के दौर के हैं, तो ये सीडीज़ पहले किसी ज़माने में इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट देखिएगा जी, कॉस्ट ऑफ एडिंग अ मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड टू लैन सर्वर। मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड, मैन्युफैक्चरर ने कहा जी आप अपने लैन, मैन्युफैक्चरर ने कुछ अपग्रेड्स दिए कि आपका जो लैन सर्वर है वो अपग्रेड हो जाएगा, यानी उसकी एफिशिएंसी इन्हांस हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर कर लें, अपग्रेड कर लें। कहते हैं जी बाइक को अपग्रेड कर लिया, गाड़ी को अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड क्या किया? उसमें अच्छा इंजन लगवा दिया। वो जो आमतौर पे शराड में लोग होंडा सिविक इंजन लगवा लेते हैं, वो क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपके सर्वर में अपग्रेड होना है, और जितना अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद उसके बेनिफिट लंबे अर्से तक चलते रहेंगे। दिस इज़ माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज़ एडजस्टमेंट नंबर 9। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है कॉस्ट ऑफ एडिंग एयर कंडीशन टू द कंप्यूटर रूम। अब जहाँ पे सर्वर लगाया हुआ है वहाँ पे ज़रा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज हीट से ख़राब ना हो जाए। अब वहाँ पे एसी लगाया गया, तो मुझे बताएं एसी के बेनिफिट तो 1-2 महीने के होंगे ना? नहीं, 6 महीने के होंगे, साल के। यहाँ पे तो 20-20 साल तक एसी को इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो बेचारा वाइट एसी लें और पीला ना हो जाए, यरकान ना हो जाए, उसको एसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एसी के बेनिफिट भी क्या है? मोर देन 1 ईयर है, तो वो भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं। तो कैपिटल को जहन में रखिएगा, ख़रीदते हुए जो भी खर्चे आ रहे हैं वर्किंग कंडीशन में लाने तक के अखराजात नंबर 1, फिर उसको अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देना, उसको एक्सटेंड करना, दीज आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।